चलिए देखते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें एक लड़की अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए तरसती है। चित्रा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। आज वे फूली न समा रही थी, इसलिए क्योंकि वे बेटे को ही जन्म देना चाहती थी। उसके मायके की साइड में 3 जनरेशन में ये पहला लड़का था। बेटे का चेहरा देखकर वह अपनी पीड़ा ही भूल गई और मन ही मन गुनगुनाते जा रही थी। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। मायका और ससुराल सभी लोग खूब खुश होते हैं और बधाइयाँ मिलने लगती हैं। चित्रा ने उसका नाम भी पहले से सोच रखा था और हर हाल में वह वही नाम अपने बच्चे का रखना चाहती थी। जोश रिवेरा, एक अमेरिकी अभिनेता जिसकी वह ज़बरदस्त फ़ैन है, और वही नाम वह अपने बेटे का रखना चाहती थी। चित्रा की ससुराल की बैकग्राउंड गांव से थी। उसके पति चंदन के दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे। ज़मीन से जुड़कर रहने की आदत थी उन लोगों की, इसीलिए विदेशी और अंग्रेजी चीज़ें बहुत ही कम पसंद आती थीं। चित्रा को भी देखकर चंदन ने ही पसंद किया था, क्योंकि जब सब लोग उसे देखने गए थे तो लड़की पसंद आ जाने के बावजूद हाँ कहना मुश्किल लग रहा था। और वजह सिर्फ यह थी कि चित्रा ने इंग्लिश सब्जेक्ट में मास्टर्स किया था और उसके हाव भाव से ही अंग्रेजियत साफ झलकती थी। दादाजी ने तो साफ मना कर दिया था, पर चंदन ने जिद कर ली थी कि शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, क्योंकि जब से वो चित्रा को देखकर आया था दिन रात उसी के ख्यालों में रहता था। कौन है जो सपनों में आया। खैर, शादी ठीक ठाक हो गई और अब 1.5 साल बाद घर में ये नई रौनक आई। चंदन चित्रा के साथ मुरादाबाद शहर में रहता था। बाकी सारे लोग बदायूं गांव में ही रहते थे, क्योंकि उनको शहर का कल्चर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। चित्रा भी 6 महीने पहले ही चंदन के साथ रहने आई थी। गांव से सभी पहुंच गए थे घर के नए चिराग को देखने। चित्रा की सास व दोनों नंदें भी पहुंच चुकी थीं। नंदों से कुछ खास नहीं बनती थी चित्रा की, क्योंकि हर एक चीज में उन लोगों का अच्छा खासा इंटरफेरेंस रहता था। दोनों नंद हिंदी में मास्टर्स कर रही थी और चित्रा ने इंग्लिश में किया था। ये अंतर काफी था उन लोगों के आपसी मतभेद को प्रकट करने का। खैर, सभी पहुंचकर बच्चे को बारी बारी से गोद लेते हैं। बच्चे को गोद में लेकर बड़ी नंद रुक्मणी बोलती है, भाभी मैंने तो इसका नाम भी सोच लिया है, और यहाँ तो बुआ ही भतीजे भतीजी का नाम रखती हैं। ऐसा रिवाज है हमारे यहाँ, इसलिए मैं ही इसका नाम रखूंगी। ये गोरा गोरा है इसलिए उज्जवल, और फिर पिताजी का नाम प्रसाद, और फिर दादाजी का नाम शंकर। कितना प्यारा लगेगा ना, एकदम यूनिक नाम, जैसे साउथ इंडियंस लोग रखते हैं, उज्जवल प्रसाद शंकर, है ना भाभी। चित्रा के तो ये सुनकर तन बदन में आग लग जाती है। वो कुछ नहीं बोलती और ना ही स्माइल पास करती है, बस धीरे धीरे से कहती है, मैंने इसका नाम अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही तय कर लिया था, इसलिए वही नाम रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे का नाम उसके पेरेंट्स रखते हैं। बड़ी नंद चिढ़ जाती है और बच्चे को अपनी माँ को पकड़ाते हुए बोलती है कि भाभी बस दिखा दिया ना अपने पराये का फर्क। मैं ही मूर्ख थी जो खबर सुनते ही पागलों की तरह दौड़ी चली आई। माँ समझाते हुए कहती है, अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो, रख लेना अपना नाम, तुम्हारी भाभी भी रख लेंगी और तुम भी रख लेना, नाम थोड़ी भागे जा रहा है। अभी सामान निकाल कर रख दो जो भाभी और बच्चे के लिए लाई हो। बड़ी नंद यानी रुक्मणी तैश खाए बैठी रहती है, पर छोटी नंद रानी बैग से सामान निकालने लगती है। 2 दिन बाद चित्रा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है। घर में 3 हेल्पर रहते हैं, इसलिए चित्रा को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और चंदन को भी 1 महीने के लिए छुट्टी मिल गई थी। बच्चे की छठी बारात धूमधाम से मनाया जाता है। 15 दिन बाद सास ससुर दादाजी दोनों नंदे जब गांव वापस जाने की तैयारी कर लेते हैं तो माँ चंदन से बोलती हैं, बेटा चंदन, मैं चाहती हूँ कि रुक्मणी को थोड़े दिन तुम लोग अपने ही पास रखो, जिससे वह शहर के तौर तरीके सीख ले। तुम तो जानते हो बेटा, इन दोनों ने ऊंची पढ़ाई तो ज़रूर कर ली, पर शहर के तौर तरीके नहीं सीख पाए। 2-4 रिश्ते जो आए थे केवल इसी वजह से रिजेक्ट हो गए। चंदन हामी भर देता है। रुक्मणी को छोड़कर सभी वापस गांव चले गए। चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था रुक्मणी का यहाँ रुकना, क्योंकि 1.5 साल में इन लोगों ने गांव में कितनी नरक मचाई बस वही जानती थी। वो तो सारी बातें चंदन को बताती भी नहीं थी, अकेले ही झेला था हर चीज़ को। ताने मारने में उसके पेरेंट्स और भाई बहन को भी नहीं छोड़ा था। और रुक्मणी तो निहायत ही बदमिजाज लड़की थी।
चित्रा ने धीरे से चंदन से कहा, मम्मी लोगों का मेरा शहर से होना, मॉडर्न होना और मेरे तौर तरीके से तो बहुत परहेज था, पर आज अपनी बेटी को मॉडर्न तौर तरीके सीखने के लिए ही मेरे पास छोड़ गई। चंदन उसे समझाता है और पिछली बातें भूलकर आगे बढ़ने की सलाह देकर ऑफिस चला जाता है। एक हफ्ते बाद चित्रा चंदन से कहती है कि क्यों ना रानी को भी यहीं लेते आओ। रुक्मणी को तो वैसे भी मेरा साथ नहीं पसंद, अकेली पड़ जाती है। हर वक्त पता नहीं क्यों बस मुझे नीचा दिखाने की तरकीबें निकाला करती है। रानी होगी तो उसको और मेरे लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा। वो हमेशा से सुलझी हुई लड़की है। 2 दिन बाद ही चंदन रानी को भी ले आता है। रानी रुक्मणी से कहीं ज़्यादा सुंदर, सुशील थी, पर रुक्मणी ने उसे ऐसा दबा कर रखा था कि उसके हुनर का किसी को पता ही नहीं चल पाया। चित्रा ने दोनों को इंग्लिश स्पीकिंग में ऑनलाइन एनरोल करा दिया। 2-3 क्लासेस लेने के बाद ही रुक्मणी ने क्लास लेना बंद कर दिया, पर रानी ने उसे कंटिन्यू रखा। साथ ही साथ रानी ने बेकरी कोर्स भी ज्वाइन कर लिया था। अड़ोस पड़ोस में भी चित्रा के साथ चली जाती और कुछ ना कुछ सीख कर ही आती थी। धीरे धीरे उसमें ज़बरदस्त बदलाव आ रहे थे, पर रुक्मणी बहुत ही घमंडी लड़की थी। ना किसी से सीधे मुंह बात करती, ना ही कुछ सीखने का ट्राई करती। उससे तो चंदन भी हार गया। इधर रानी सबकी लाडली बनती जा रही थी। धीरे धीरे साल बीत गया। चित्रा ने बड़ी ही समझदारी से अपनी दोनों नंदों का बहुत ख्याल रखा और रानी से उसका संबंध बिल्कुल सहेलियों वाला हो गया था, और ये सब रुक्मणी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। 1 साल में रुक्मणी और रानी में ज़मीन आसमान का चेंज आ गया था, पर रुक्मणी ये एक्सेप्ट ही नहीं करती थी कि रानी अब उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। चित्रा और रानी की बहुत पड़ती थी, एकदम सहेलियों की तरह। सुन रे मेरी बहना, सुन रे मेरी बहना। धीरे धीरे रुक्मणी इंट्रोवर्ट होती जा रही थी और रानी एक्सट्रोवर्ट। रानी ने शहर की किसी कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया था। घर में भाभी के काम में हाथ बटाती और भतीजी को खिलाती और जॉब पर भी जाने लगी थी। अब वो दिन आया जिस दिन जोश का बर्थडे था। सब बहुत खुश थे। गांव से सभी लोग आए थे। घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। चंदन के ऑफिस के भी सभी लोग इन्वाइटेड थे। पड़ोस के सभी लोग थे। तकरीबन 100-150 लोग हो गए थे। 2-3 दिन पहले रुक्मणी ने चित्रा और चंदन को आपस में बात करते सुना था कि बर्थडे में एक ऐसी फैमिली भी आ रही है जिनसे रुक्मणी के रिश्ते की बात चल रही है। फोटो में तो वो पसंद आ गई है, अब वो लोग सामने से उसे देखना चाहते हैं। चित्रा ने रुक्मणी और रानी से इस बात का जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उन दोनों को डर था कि कहीं रुक्मणी कुछ गड़बड़ ना कर दे। उन लोगों को रुक्मणी पसंद आएगी तो बात आगे बढ़ाई जाएगी। रुक्मणी ने चुपके से लड़के की फोटो देख ली थी और उसे लड़का बिल्कुल अपने सपनों के राजकुमार जैसा लगा था। आजा, आए बहार, दिल है बेकरार। सपनों में ही रहने की आदत भी थी उसकी। वह दिन भर नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ और शोज़ देखते देखते उसे फैंटेसी में जीने की आदत सी हो गई थी। हकीकत में तो बस लोगों को बिना बात के जलील करती रहती थी। शाम हो जाती है, सारे मेहमान आने लगते हैं। रुक्मणी की नज़र बस अपने सपनों के राजकुमार को ही ढूंढती है। टाइम आता है केक कटने का। केक के सामने चंदन व चित्रा खड़े होते हैं और अगल बगल में पापा, मम्मी, दादा, रानी, रुक्मणी। केक कटने से पहले कैमरामैन फ़ोटो लेने लगता है। उसी समय रुक्मणी थोड़ा सा आगे आकर खड़ी होती है तो कैमरामैन उसे टोक देता है, मैम आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, पहले बच्चे के मम्मी पापा की फ़ोटो हो जाए। इतना सुनते ही रुक्मणी भड़क जाती है और भूल जाती है कि वह कहाँ खड़ी है, कितने लोगों के बीच खड़ी है। वहीं कैमरामैन को खूब जलील करती है, चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुझे पता है, हम लोग अपने गांव के किसी भी फंक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी फ़ोटो खींची जाती है, क्योंकि हमारे दादाजी क्रांतिकारी हैं, हमारा रुतबा है गांव में, और तू मुझे इस साइड में जाने को कह रहा है। चित्रा और चंदन उसे रोकते भी हैं। रानी भी उसे समझाती है, पर रानी को धकेल कर चुप कर चमची बोलकर पैर पटकते ऊपर चली जाती है। 2 मिनट तो हाल में सन्नाटा पसर जाता है। चित्रा और चंदन बहुत ही इंसल्ट फील करते हैं। माँ, पापा और दादाजी भी परेशान हो जाते हैं ये सोचकर कि अब क्या होगा, लड़के वाले तो अब रिश्ते के लिए मना कर देंगे। फिलहाल चित्रा और चंदन सबसे माफ़ी मांगते हैं और कैमरामैन को भी सॉरी बोलकर मना लेते हैं।
रानी वहाँ पर बहुत ही समझदारी से सारी सिचुएशन को हैंडल करती है, क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट लड़की हो चुकी है। उसके व्यवहार से ही पता लगता है कि ये रुक्मणी से कितनी अलग होगी। पार्टी ख़त्म हो जाती है, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, पर रुक्मणी अभी भी गाल फुलाए ऊपर बैठी रहती है, क्योंकि चंदन ने कैमरामैन को सॉरी बोलकर रोक लिया था। उसे पीटा बाटा नहीं था और कोई भी उसे मनाने नहीं आया था। सबने पार्टी एंजॉय की थी। तभी रुक्मणी को अचानक याद आता है कि लड़के वाले भी तो आए होंगे, पता नहीं उन्होंने क्या डिसीजन दिया होगा। उन्हें तो मैं ज़रूर पसंद आई होंगी, क्योंकि मैंने उस 2 कौड़ी के कैमरामैन की झाड़ जो लगा दी थी। ऐसी तेज़ तर्रार बहू तो शहर वालों को पसंद आती है और फिर ख्यालों में खो जाती है। मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरी नींदों को चुराए। सुबह होती है, चाय नाश्ते के बाद सभी मीडिएटर का वेट कर रहे होते हैं, जो आकर रिश्ते का पसंद या नापसंद होना बताने वाले हैं। गाड़ी की आवाज़ आती है, मीडिएटर की एंट्री होती है स्माइल फेस के साथ। सभी को पॉजिटिव फीलिंग आती है कि शायद बात बन गई। मीडिएटर कहते हैं, भाई खुशखबरी लेकर आए हूँ, चित्रा बेटी पहले मिठाई खिलाओ। सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रुक्मणी भी नीचे आ गई होती है। रानी का ऑफिस था, इसलिए वह ऑफिस चली गई थी। बाकी घर में सभी होते हैं। रुक्मणी ऊपर से उतरकर धीरे से किचन में चली जाती है, क्योंकि वहाँ से ड्राइंग रूम की सारी बातें बहुत ही क्लियर सुनाई देती थी। तभी जो बात उसके कानों में पड़ती है, उसके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। मीडिएटर कहना शुरू करते हैं कि माफ़ करना चंदन बेटा, उन्हें तुम्हारी बहन पसंद तो आई है, पर बड़ी नहीं छोटी। हाँ, उन्हें रानी बिटिया बहुत पसंद आई है। मैं भी कल रानी को देखकर हैरान था, क्या ज़बरदस्त चेंज आया है उसमें। कोई नहीं कहेगा कि 1 साल पहले तक वो गांव में रहती थी। पर आप लोगों ने रुक्मणी को क्यों नहीं कुछ सिखाया? शहर के तौर तरीके तो क्या, उसने तो यह भी नहीं सीखा कि भरी महफिल में किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं जो हर इंसान को आती है। खैर, लड़के को रानी बहुत पसंद आई है और वो लोग जल्द से जल्द शादी कर देना चाहते हैं। मम्मी पापा दादाजी सभी लोग बहुत खुश होते हैं। चित्रा खुशी के मारे लपक कर किचन से मिठाई लेने जाती है कि उसकी नज़र रुक्मणी पर पड़ती है, जो चुपचाप ड्राइंग रूम की बातें सुन रही थी और अपने दोनों हाथों से दुपट्टे की किनारे को मसलते हुए आंखों से आंसू बहा रही थी। चित्रा सहानुभूति दिखाते हुए उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखती है, वे उसका हाथ झटके से हटाकर चिढ़कर कहती है, मुझे किसी की सहानुभूति की ज़रूरत नहीं, और गुस्से में फिर ऊपर चली जाती है। चित्रा भी चुपचाप मिठाई लेकर ड्राइंग रूम में चली आती है। 10 दिन बाद सगाई की डेट फिक्स हो जाती है। सभी लोग जोर शोर से तैयारी में लग जाते हैं, पर रुक्मणी जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती। कोई समझाता तो उसे उल्टा ही जवाब मिलता, इसलिए सभी उससे बात करने से कतराने लगते हैं। सगाई वाला दिन आ जाता है, पूरी तैयारी हो चुकी है। सभी को 5 बजे नियत समय पर होटल में पहुंच जाना है। चित्रा पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, जरा नाच के हमको दिखा। कार गेट पर तैयार है। चंदन आवाज लगाता है, चित्रा आओ, हम दोनों को थोड़ा पहले पहुंचना होगा। चित्रा बोलती है, ओके बाबा, आती हूँ। जोश की दूध की बोतल तो ले लूँ। तभी वह सोचती है रुक्मणी को आवाज़ दे दूँ। वह रानी और मम्मी को लेकर आधे घंटे बाद होटल पहुँच जाएगी। जैसे ही घर के जीने पर ऊपर पहुँचती है, वहीं से उसका पैर फिसलता है और वह क्षण भर में नीचे आ गिरती है। सर में काफ़ी चोट आ जाने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो जाती है। चंदन शोर सुनकर अंदर आता है। अंदर का नज़ारा देखकर भौचक्का रह जाता है। चिल्लाकर चित्रा को उठाता है, जो बुरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। वह फटाफट चित्रा को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है। डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती कर लेते हैं। सिटी स्कैन से पता चलता है कि चित्रा के सर में अंदरूनी चोटें आई हैं और वह बेहोश ही रहती है। डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। चंदन बहुत परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है कि वह क्या करे। चित्रा की कंडीशन अंडर डेंजर बताई गई है। दादाजी, मम्मी और पापा आपस में बात करते हैं कि अचानक वह फिसल कैसे गई। तभी गांव से चाचा का बेटा रतन, जो 12 साल का था, बताता है कि रुक्मणी दीदी ने जीने पर जानबूझकर पानी फैला दिया था। जब चित्रा भाभी ने ये करते नीचे से देखा तो उन्होंने उसे टोका और बोला, रुक्मणी अब चलते समय जीने की धुलाई क्यों कर रही हो? काम बढ़ा रही हो? अच्छे से उसे पोंछ देना, वरना कोई गिर जाएगा। पर रुक्मणी दीदी ने मेरे से बोला, देखा रतन कैसा मुझ पर हुक्म झाड़ती है, मैं क्या इसकी नौकरानी हूँ? पानी तो अब यही पोछेगी।
मैंने बोला कि मैं पोंछ देता हूँ, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, बोला खबरदार जो तूने पानी पोंछा। मैं डर गया तो मैं भी नहीं पोंछा और भाभी चलते समय ऊपर आई तो उसी पानी की वजह से फिसल गई और यह कहकर वो रोने लगता है। ये सुनकर दादाजी और पापा जी की त्योरियां चढ़ गईं। दादाजी ने कहा, अगर हमारी बहू को कुछ हुआ तो इस नालायक लड़की को मैं घर में हरगिज़ नहीं रहने दूंगा। निकल जाए ये लड़के हमारे घर से। जब मैंने अंग्रेज़ों को अपने देश में नहीं रहने दिया तो ये तानाशाह लड़की किस खेत की मूली है। रुक्मणी भी पीछे से हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वह बहुत ज़्यादा पछतावे की आग में जल रही थी। उसे डर था कि कहीं अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं किस मुंह से जिंदा रहूंगी, किस मुंह से उनसे बात करूंगी। वो दादाजी, मम्मी, पापा सबके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रही थी, पर किसी का भी दिल नहीं पसीज रहा था। दादाजी ने कहा, आज ये माफ़ी मांग रही है, कल को फिर इसका रवैया पहले जैसे हो जाएगा। ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। रुक्मणी फिर गिड़गिड़ाते हुए बोलती है, दादाजी एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, फिर मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। दादाजी बोलते हैं, मेरी बहू होश में आ जाए तो उससे माफ़ी मांगना, वो माफ़ कर देगी तो हम सब भी माफ़ कर देंगे। अब चली जाओ हम सबकी नज़रों के सामने से। रुक्मणी रोते हुए घर वापस चली जाती है। सगाई की रस्म रोक दी जाती है। मेहमान वापस अपने घर को चले जाते हैं। 5 घंटे के अथक प्रयास के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अगले दिन शाम को चित्रा को होश आ जाता है। 1 हफ्ते एडमिट रहने के बाद चित्रा डिस्चार्ज होकर घर वापस आती है। सगाई की डेट चित्रा के ठीक हो जाने तक पोस्टपोन हो चुकी थी। सबको घर की बहू के जल्द से जल्द ठीक होने का इंतजार था। चित्रा के घर वापस आने पर रुक्मणी उसके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। चित्रा उसे तुरंत गले लगाकर प्यार से बोलती है, अरे ये क्या, नन का स्थान हमेशा ऊपर रहता है। मेरे पैरों में गिरकर क्यों मुझे पाप का भागी बना रही हो? और ये माफ़ी वाफ़ी कैसी? तुम्हें तो हमेशा मैंने अपनी छोटी बहन और सहेली माना है और तुम भी मुझे भाभी ना समझकर सहेली बना लो और अपना व्यवहार, सोचने समझने का नज़रिया बदल कर एक परफेक्ट लड़की बन जाओ। गुस्सा और जलन इंसान को बर्बाद कर देता है। रुक्मणी चित्रा से वादा करती है कि वह अपने आप को बिल्कुल बदल कर रहेगी। दोनों के आपसी प्यार को देखकर परिवार वाले खुश हो जाते हैं और दादाजी फक्र से चंदन को कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा किया जो तुम चित्रा जैसी मॉडर्न बहू लाए, वरना कोई गांव की या कम पढ़ी लिखी लड़की होती तो ना जाने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करती। मुझे नाज है तुम दोनों पर। अब पूरा परिवार खुश हो जाता है और एक बार फिर सब हंसी खुशी से रानी की एंगेजमेंट की तैयारी में जुट जाते हैं। आखिर इतने सालों बाद चित्रा को उसे आज अपनी खुद की पहचान मिल ही गई। कहानी को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसे आप देख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।